कहानी की शुरुआत में हमें 5 दोस्तों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो अपने बैंड शो के सिलसिले में मेक्सिको की तरफ निकल पड़ा था। लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ शो करना नहीं था। उन्होंने अपनी गाड़ी में बड़ी मात्रा में गांजा भी छिपा कर रखा था ताकि मेक्सिको पहुंचकर उसे बेच सकें और अच्छा पैसा कमा सकें। सफर के दौरान माहौल बिल्कुल बेफिक्र था। टेक्सास के सुनसान रास्तों पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी, गाने बज रहे थे और सभी दोस्त हंसी मजाक में खोए हुए थे। इन्हीं के बीच हमारी मुलाकात कहानी की मेन कैरेक्टर एरिन से होती है जो अपने दोस्तों के साथ इस सफर का पूरा आनंद ले रही थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक सड़क के बीचों बीच एक लड़की आ जाती है। ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है और किसी तरह उसे टक्कर लगने से बचा लेता है। गाड़ी रुकते ही एरिन तुरंत नीचे उतरती है और लड़की से पूछती है कि क्या वह ठीक है, मगर लड़की उसकी तरफ देखती तक नहीं। वह बिना कुछ बोले ऐसे आगे बढ़ने लगती है जैसे उसके आसपास कोई मौजूद ही ना हो। उसका अजीब व्यवहार देखकर सभी समझ जाते हैं कि वह किसी भयानक सदमे से गुजरी है। इसीलिए एरिन और उसकी एक दोस्त उसके पीछे जाती हैं। पास पहुंचने पर वे सुनती हैं कि लड़की खुद से ही बातें कर रही है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी कि यह जगह बेहद खतरनाक है और उसे तुरंत अपने घर लौट जाना चाहिए। एरिन उसकी घबराहट को मानसिक तनाव समझकर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लेती है। सफर दोबारा शुरू होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक मीट कंपनी के सामने से गुजरती है। उस इमारत पर नजर पड़ते ही लड़की का चेहरा डर से बदल जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कांपती हुई आवाज में वह कहती है कि वे लोग गलत रास्ते पर आ चुके हैं। अचानक वह ड्राइवर पर हमला कर देती है और जबरदस्ती गाड़ी रुकवा देती है। रोते हुए वह कहती है कि वह आदमी बहुत बुरा है, उसने सबको खत्म कर दिया और अब तुम लोगों की बारी है। वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम सब यहीं मारे जाओगे। इतना कहते ही वह अपनी बंदूक निकालती है, उसे अपने मुंह में रखती है और ट्रिगर दबा देती है। अगले ही पल पूरी गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उनके सामने यही था कि इस लाश का क्या किया जाए। पुलिस को बुलाना आसान नहीं था क्योंकि उनकी गाड़ी में छिपा गांजा उन्हें सीधे जेल पहुंचा सकता था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिर वे लोग फैसला करते हैं कि जो भी हो पुलिस को सारी घटना बतानी ही पड़ेगी। इसके बाद कैंपर गाड़ी में रखा पूरा गांजा एक सुरक्षित जगह छिपा देता है और सभी उस लड़की की लाश लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। लेकिन किस्मत उनके साथ बिल्कुल भी नहीं थी। काफी दूर तक सफर करने के बावजूद उन्हें कहीं भी पुलिस स्टेशन दिखाई नहीं देता। आखिरकार वे लोग एक छोटे से फूड स्टोर के सामने गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाकर वहां मौजूद महिला को पूरी घटना विस्तार से बता देते हैं। उनकी बात सुनने के बाद वह तुरंत पुलिस स्टेशन फोन मिलाती है। कुछ देर तक उसकी किसी पुलिस ऑफिसर से बातचीत होती है। कॉल खत्म होने पर वह उन सबसे कहती है कि उन्हें डेड बॉडी लेकर पास की एक पुरानी फैक्ट्री तक जाना होगा क्योंकि पुलिस ऑफिसर वहीं उनका इंतजार करेगा। यह सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें यह बात कुछ अजीब जरूर लगती है कि पुलिस खुद यहाँ आने की बजाय उन्हें किसी वीरान फैक्ट्री में क्यों बुला रही है। लेकिन इस वक्त उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए वे लोग दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और जंगल के सुनसान रास्ते से होते हुए उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, लेकिन न तो कोई पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है और न ही वहां किसी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान था। पूरी फैक्ट्री सुनसान पड़ी थी। अब सभी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी मॉर्गन कहता है कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो बेहतर होगा कि इस लड़की की लाश यहीं छोड़कर तुरंत निकल चलते हैं। उसकी बात बाकी दोस्तों को भी सही लगती है, लेकिन एरिन इस फैसले से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि इस लड़की का भी कोई परिवार होगा जो उसकी राह देख रहा होगा, इसलिए उसकी लाश को इस तरह यहाँ छोड़ देना बिल्कुल गलत होगा। एरिन की बात सुनने के बाद आखिर सभी वहीं रुककर पुलिस ऑफिसर का इंतजार करने का फैसला करते हैं। तभी अचानक फैक्ट्री के पीछे किसी के भागने की हल्की सी झलक दिखाई देती है। सभी तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं। अंदर पहुंचने पर उन्हें एक छोटा लड़का मिलता है। वह घबराई हुई आवाज में बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आएगा। अगर उन्हें उससे मिलना है तो उसके घर जाना होगा क्योंकि इस समय वह वहीं मौजूद है। इसके बाद वह उन्हें पुलिस ऑफिसर का पता भी बता देता है। जानकारी मिलते ही एरिन और कैंपर वहां जाने का फैसला करते हैं, जबकि उनके बाकी 3 दोस्त फैक्ट्री के पास रुककर दोनों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद आखिर उन्हें वह घर दिखाई देता है। दोनों दरवाजे से अंदर झांक कर देखते हैं, लेकिन घर के अंदर कोई भी नजर नहीं आता। इससे उन्हें लगता है कि शायद यहाँ कोई रहता ही नहीं। वे वापस मुड़ने ही वाले
होते हैं कि तभी व्हील चेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलकर उनके सामने आ जाता है। उसकी दोनों टांगें कटी हुई थीं। वह कहता है कि यह पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन अगर वे चाहें तो वह उनकी मदद करते हुए पुलिस ऑफिसर को फोन कर सकता है। हालांकि एक शर्त है, तुम दोनों में से सिर्फ एक ही अंदर आकर फोन कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर दोनों को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वे यही सोचते हैं कि एक लाचार बूढ़ा उनका आखिर क्या बिगाड़ लेगा। इसीलिए कैंपर बाहर रुकने का फैसला करता है और एरिन अकेली घर के अंदर चली जाती है। एरिन घर के अंदर कदम रखती है और सीधे फोन तक पहुंचकर पुलिस ऑफिसर को पूरी घटना विस्तार से बता देती है। उसकी बात सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर उसे भरोसा दिलाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वह लगभग आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएगा। इतना कहकर वह कॉल खत्म कर देता है। एरिन अब बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी व्हील चेयर पर बैठा वही बूढ़ा आदमी उसे फिर से आवाज देता है। वह कहता है कि बाथरूम में गिर जाने की वजह से उसे उठने में दिक्कत हो रही है। इंसानियत के नाते एरिन उसकी मदद करने पहुंच जाती है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वह बूढ़ा जानबूझकर उसे अपने पास रोके हुए था ताकि उसका समय बर्बाद हो सके। तभी एरिन की नजर अपने पीछे से गुजरते एक आदमी पर पड़ती है, बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन इतना काफी था यह समझने के लिए कि इस घर में वह बूढ़ा अकेला नहीं रहता। उधर बाहर खड़ा कैंपर लगातार एरिन का इंतजार कर रहा था। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वह बाहर नहीं आई तो उसके मन में शंका होने लगी। उसे डर सताने लगा कि कहीं अंदर कुछ गलत तो नहीं हो गया। आखिरकार वह भी घर के अंदर चला जाता है और हर कमरे में एरिन को ढूंढने लगता है। एक कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही वह अंदर झांकता है, उसी पल पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी हथौड़े से उसके सिर पर पूरी ताकत के साथ वार कर देता है। हमला इतना जोरदार होता है कि कैंपर वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद वह आदमी उसकी लाश को पैरों से पकड़कर घसीटता हुआ घर के एक कमरे में ले जाता है। दूसरी तरफ जब एरिन घर से बाहर निकलती है तो उसे कैंपर कहीं दिखाई नहीं देता। वह सोचती है कि शायद कैंपर वापस फैक्ट्री में बाकी दोस्तों के पास लौट गया होगा। यही सोचकर वह भी उसी तरफ चल पड़ती है, लेकिन फैक्ट्री पहुंचने पर उसे पता चलता है कि कैंपर वहां भी नहीं आया। अब उसकी चिंता और बढ़ जाती है। सभी दोस्त मिलकर उसे तलाशना शुरू कर देते हैं। तलाश करते करते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ लावारिस गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन वहां भी कैंपर का कोई निशान नहीं मिलता। अब लगभग सभी को यकीन हो जाता है कि उसके गायब होने का संबंध उसी घर से है, इसलिए वे दोबारा उसी मकान के सामने पहुंचते हैं। बाहर वही बूढ़ा पहले की तरह व्हील चेयर पर बैठा था। इस बार एरिन उसे बातों में उलझा लेती है, जबकि उसी दौरान उसका दोस्त एंडी चुपके से घर के अंदर घुस जाता है। एंडी एक एक कमरे की तलाशी लेने लगता है, लेकिन कैंपर कहीं नहीं मिलता। तभी वह किचन तक पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरे कमरे में इंसानी चमड़ी के टुकड़े टंगे हुए थे। यह भयानक दृश्य देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर घर की ओर तलाशी लेने लगता है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स के गिरते ही पूरे घर में तेज आवाज गूंज उठती है। आवाज सुनकर एरिन तुरंत दौड़ते हुए अंदर आती है और उसके पीछे पीछे वह बूढ़ा भी पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर एंडी पर पड़ती है, वह समझ जाता है कि एरिन ने उसे बातों में फंसाकर अपने दोस्त को चोरी छिपे घर के अंदर भेजा था। गुस्से में वह अपना डंडा जमीन पर मारते हुए जोर से चिल्लाता है, कम ऑन बॉय, ब्रिंग इट। उसकी आवाज सुनते ही अगले ही पल हाथ में चेन सॉली लेदर फेस वहां आ धमकता है। लेदर फेस को सामने देखकर एरिन और एंडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों बिना एक पल गंवाए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग पड़ते हैं। एरिन किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एंडी उतना खुशकिस्मत नहीं था। लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और अपने चेन सॉ से उसका एक पैर काट देता है। इसके बाद वह घायल एंडी को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और वहां लगे एक बड़े मीट हुक पर टांग देता है। इतना करने के बाद भी उसकी दरिंदगी खत्म नहीं होती। वह एंडी के कटे हुए पैर पर नमक छिड़कता है और फिर उस घाव पर पेपर लपेट देता है ताकि उसकी तकलीफ और बढ़ जाए। इसी बीच हमें एक और खौफनाक सच पता चलता है। लेदर फेस कैंपर के चेहरे की खाल उतार चुका था और उसने उसी से अपने लिए नया फेस मास्क बना लिया था। जैसे ही वह अपना पुराना मास्क हटाता है, पहली बार उसका असली चेहरा दिखाई देता है। उसका चेहरा इतना भयानक और विकृत था कि उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ एरिन किसी तरह भागकर दोबारा फैक्ट्री पहुंचती है और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इंजन चालू नहीं होता। तभी वहां वही पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है जिससे उसने कुछ देर पहले फोन पर बात की थी। पुलिस को सामने देखकर एरिन और उसके बाकी दोस्त राहत की सांस लेते हैं। वे बिना समय गंवाए उसे पूरी घटना बता देते हैं और कहते हैं कि पास के घर में एक बेहद खतरनाक आदमी रहता है जो लोगों को बेरहमी से मार रहा है। लेकिन उनकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर बिल्कुल
बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देता है। वह कहता है कि वह कई सालों से इस इलाके में तैनात है और उसने आज तक ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं सुना। तभी उसकी नजर उनकी गाड़ी में छिपे ड्रग्स पर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, उसका पूरा व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह गुस्से में तीनों को गाड़ी से नीचे उतरने का आदेश देता है, उन्हें जमीन पर लिटा देता है और उनके सिर के बिल्कुल पास गोली चलाकर डराने लगता है। इसके बाद वह आरोप लगाता है कि नशे की हालत में इन्हीं लोगों ने उस लड़की की हत्या की है। जब वे उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं, तब वह मॉर्गन को अपने साथ गाड़ी के अंदर ले जाता है। उसके हाथ में बंदूक थमाकर कहता है कि जिस तरह उस लड़की ने खुद को गोली मारी थी, ठीक उसी तरह वह भी करके दिखाए। इतना ही नहीं, वह जबरदस्ती बंदूक उसके मुंह में रखवाता है और ट्रिगर दबाने का दबाव बनाने लगता है। घबराया हुआ मॉर्गन अचानक बंदूक उसी पुलिस ऑफिसर की तरफ तान देता है और फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक से गोली नहीं चलती क्योंकि पुलिस ऑफिसर पहले ही उसमें से सारी गोलियां निकाल चुका था। यह देखकर वह और भड़क उठता है। अब वह मॉर्गन पर पुलिस अधिकारी की हत्या की कोशिश का आरोप लगाता है और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगता है। उस वक्त किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि मॉर्गन को पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि मौत के मुंह में ले जाया जा रहा है। कुछ दूर निकलने के बाद सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि सीधे लेदर फेस के घर लेकर पहुंचता है। यहीं पहली बार साफ हो जाता है कि वह पुलिस वाला भी उसी खूंखार परिवार का हिस्सा है और शुरू से उनके साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ एरिन दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी आगे बढ़ाती है, अचानक उसके दोनों टायर निकल जाते हैं। इसका मतलब साफ था कि किसी ने पहले ही गाड़ी के नट बोल्ट खोल दिए थे ताकि वे लोग किसी भी हालत में वहां से भाग न सके। एरिन और उसकी दोस्त अभी कुछ समझ भी नहीं पाती कि तभी लेदर फेस हाथ में चेन सॉ लिए वहां पहुंच जाता है और पूरी ताकत से उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए एरिन की दोस्त फौरन गाड़ी से बाहर निकलकर भागती है। लेदर फेस भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वह लड़की पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह बच जाए, लेकिन आखिरकार लेदर फेस उसे अपने चेन सॉ से बेरहमी से काट डालता है। यह सब एरिन अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी। तभी उसकी नजर लेदर फेस के चेहरे पर पड़ती है और वह डर से सन्न रह जाती है क्योंकि उसने कैंपर के चेहरे की खाल पहन रखी थी। यह खौफनाक सच देखते ही एरिन जंगल की तरफ भाग निकलती है और लेदर फेस बिना एक पल रुके उसका पीछा शुरू कर देता है। भागते भागते एरिन को एक कैंप वैन दिखाई देती है। वह तुरंत उसके अंदर घुस जाती है। वैन में 2 औरतें मौजूद थीं। एरिन घबराई हुई हालत में उन्हें पूरी बात बताती है और कहती है कि लेदर फेस बेहद खतरनाक है। अगर वे लोग तुरंत यहाँ से नहीं निकले तो वह सबको मार डालेगा। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उलटी थी। डरने की बजाय दोनों मुस्कुराने लगती हैं। उनमें से जवान औरत कहती है कि लेदर फेस कोई बुरा इंसान नहीं है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उनकी बातें और उनका अजीब व्यवहार देखकर साफ महसूस होता था कि वे सामान्य लोगों की तरह सोचती ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद वही जवान औरत एरिन को चाय देती है। एरिन बिना किसी शक के वह चाय पी लेती है। इसके बाद वह उनसे फोन मांगती है ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन औरत साफ कह देती है कि उनके पास कोई फोन नहीं है। इतना कहकर वह अपने बच्चे को चुप कराने चली जाती है। तभी एरिन की नजर दीवार पर टंगी एक फैमिली फोटो पर पड़ती है। उस तस्वीर में वही लड़की अपने बच्चे के साथ खड़ी थी जो सड़क पर मिली थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि फोटो में दिख रहा वही बच्चा इस समय उस जवान औरत की गोद में था। ये देखकर एरिन को समझते देर नहीं लगती कि वह भी अब इस खतरनाक परिवार के जाल में फंस चुकी है। तभी अचानक घर के अंदर फोन की घंटी बज उठती है। आवाज सुनकर एरिन उस कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि वही औरत आराम से फोन पर किसी से बात कर रही है। कुछ ही मिनट पहले उसने कहा था कि उनके घर में फोन ही नहीं है। अब उसका एक और झूठ एरिन के सामने खुल चुका था। गुस्से में एरिन उस औरत से कहती है कि यह बच्चा उसका नहीं है बल्कि उसने इसे उसकी असली माँ से छीन लिया है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। दरअसल एरिन ने जो चाय कुछ देर पहले पी थी उसमें बेहोश करने वाली दवा मिलाई गई थी। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। उसके चारों तरफ वही पूरा परिवार मौजूद था। अब पहली बार इस खौफनाक परिवार के सभी सदस्य एक साथ दिखाई देते हैं। उनमें लेदर फेस, उसकी पत्नी, उसका लंगड़ा भाई और एक छोटा बच्चा जेड शामिल था। बाद में पता चलता है कि जेड उनका अपना बेटा नहीं बल्कि किसी दूसरी फैमिली से छीन कर लाया गया बच्चा था। तभी लेदर फेस की माँ एरिन को बताती है कि उसके बेटे टॉम यानी लेदर फेस को बचपन से ही त्वचा की गंभीर बीमारी थी। उसी बीमारी ने उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया था। लोग उसके चेहरे का मजाक उड़ाते थे, उसे ठुकराते थे और यही नफरत
धीरे धीरे उसे एक निर्दयी हत्यारा बना गई। वह आगे कहती है कि अब वे लोग दुनिया से दूर इस वीरान जगह पर अपनी अलग जिंदगी जी रहे हैं। कुछ देर बाद लेदरफेस वहां आता है और एरिन को घसीटते हुए नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ इंसानों के कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। तभी एरिन की नजर सामने मीट हुक पर लटके एंडी पर पड़ती है, जो अभी तक जिंदा था। वह उसे बचाने की कोशिश करती है और हुक से उतारना चाहती है, लेकिन गलती से हुक उसके शरीर के और अंदर धंस जाता है। दर्द से तड़पते हुए एंडी उससे कहता है कि अब वह यह पीड़ा और नहीं सह सकता, इसलिए वह उसे मार डाले। एरिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मजबूर हो जाती है। वह पास रखा चाकू उठाती है और उसके पेट में घोंप देती है, जिससे एंडी हमेशा के लिए उस दर्द से मुक्त हो जाता है। इसके बाद एरिन बेसमेंट में आगे बढ़ती है, जहां उसे एक बाथटब के अंदर मॉर्गन दिखाई देता है। वह बुरी तरह घायल था और उसकी पीठ का गहरा जख्म साफ बता रहा था कि उसे भी पहले मीट हुक पर टांगा गया था। एरिन पूरी कोशिश करके उसे बाथटब से बाहर निकालती है। तभी वही छोटा लड़का वहां आ जाता है, जिससे उनकी मुलाकात फैक्ट्री में हुई थी। पहले एरिन को लगता है कि शायद वह भी इस परिवार का हिस्सा है, लेकिन वह बच्चा उनकी मदद करना चाहता था। वह दोनों को अपने पीछे आने का इशारा करता है और उन्हें एक गुप्त रास्ते तक ले जाता है। उसकी मदद से एरिन और मॉर्गन वहां से निकलने लगते हैं। मॉर्गन किसी तरह पहले बाहर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही एरिन बाहर निकलने वाली होती है, लेदरफेस उसका पैर पकड़कर उसे वापस नीचे खींचने लगता है। तभी वह बच्चा आगे बढ़कर लेदरफेस के हाथ पर जोर से काट लेता है। दर्द के कारण उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और एरिन खुद को छुड़ाकर तुरंत बाहर निकल आती है। बाहर आते ही दोनों सामने बने एक पुराने घर में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। वह भी चेन सॉ लेकर उसी घर के अंदर पहुंच जाता है। एरिन फौरन मॉर्गन को एक अलमारी के अंदर छिपा देती है और खुद दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती है। वह बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है, जबकि लेदरफेस पूरे घर में उन्हें तलाशने लगता है। जिस जगह एरिन छिपी थी वहाँ बहुत सारे चूहे थे। कुछ ही देर में वे उसके कपड़ों पर चढ़ने लगते हैं। एरिन अपने मुंह पर हाथ रखकर सांस तक रोक लेती है, ताकि उससे जरा भी आवाज न निकले, लेकिन चूहों की हलचल की आवाज लेदरफेस तक पहुंच जाती है और वह धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक उसके कदमों की आहट बंद हो जाती है। एरिन को लगता है कि शायद वह दूसरी तरफ चला गया है और उसकी जान बच गई, लेकिन अगले ही पल लेदरफेस पीछे से झपट कर उसे पकड़ लेता है, बाहर घसीट कर जमीन पर पटक देता है। वह चेन सॉ उठाकर एरिन को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी एंडी पीछे से उस पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एरिन वहां से भाग निकलती है, लेकिन लेदरफेस तुरंत मॉर्गन को पकड़ लेता है, उसे ऊपर लगे विशाल मीट हुक पर टांग देता है और अगले ही पल अपने चेन सॉ से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। मॉर्गन की दर्दनाक मौत अपनी आंखों के सामने देखकर एरिन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अगर वह एक पल भी रुकती तो अगला शिकार वही बनने वाली थी, इसलिए वह पूरी ताकत से वहां से भाग निकलती है। लेदरफेस भी चेन सॉ लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते एरिन सामने लगी लोहे की फेंस पार कर जाती है, लेकिन जब लेदरफेस उसी रास्ते से निकलने की कोशिश करता है तो उसका पैर तारों में उलझ जाता है। संतुलन बिगड़ते ही वह जमीन पर गिर पड़ता है और उसी दौरान उसकी अपनी चेन सॉ उसके पैर पर चल जाती है। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। एरिन बिना पीछे देखे सड़क की तरफ दौड़ती रहती है। कुछ ही देर में उसे सामने से आती एक गाड़ी दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश करती है और मदद की गुहार लगाती है, लेकिन ड्राइवर उसकी तरफ देखता तक नहीं और तेजी से वहां से निकल जाता है। उसे इस इलाके की सच्चाई पहले से पता थी, इसलिए उसने रुकना ही सही नहीं समझा। अब एरिन के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। भागते भागते वह एक मीट कंपनी तक पहुंच जाती है। जान बचाने के लिए वह तुरंत अंदर घुसती है और वहां रखे एक विशाल मीट के पीछे छिप जाती है। कुछ ही पल बाद लेदरफेस भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे एरिन की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे जाती हैं। आवाज का पीछा करते हुए वह चेन सॉ सीधे उसी बड़े मीट पर चला देता है जिसके पीछे एरिन छिपी हुई थी। अब एरिन समझ चुकी थी कि अगर वह लगातार भागती रही तो बच नहीं पाएगी, इसलिए पहली बार वह पलटकर मुकाबला करने का फैसला करती है। उसकी नजर पास रखे एक भारी क्लीवर पर पड़ती है। वह उसे उठा लेती है और चुपचाप एक अलमारी के पीछे छिप जाती है। जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, एरिन अचानक बाहर निकलती है और पूरी ताकत से उस पर कई वार कर देती है। लगातार किए गए हमलों में लेदरफेस का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है। दर्द से तड़पता हुआ वह वहीं गिर पड़ता है और कुछ देर के लिए लड़ने की हालत में नहीं रहता। यही मौका देखकर एरिन तुरंत वहां से बाहर निकलती है और सड़क पर गुजर रहे एक ट्रक को रोक लेती है। ड्राइवर उसकी हालत देखकर उसे अपने ट्रक में बैठा लेता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एरिन नोटिस करती है कि ट्रक उसी गैस स्टेशन की तरफ लौट रहा है जहां लेदरफेस का परिवार रहता था। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह ड्राइवर से कहती है कि वह गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन ड्राइवर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उस पल एरिन के साथ बिल्कुल वही हो रहा था जो कहानी की शुरुआत
में उस रहस्यमयी लड़की के साथ हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि एरिन अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह बार बार ट्रक रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रक सीधे गैस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर ड्राइवर नीचे उतरता है और गैस स्टेशन की मालकिन से बात करने लगता है। इसी दौरान एरिन चुपके से ट्रक से उतर जाती है और घर की पिछली खिड़की से अंदर झांकती है। अंदर वही जवान औरत उस छोटे बच्चे को संभाल रही थी। यह वही बच्चा था जिसकी असली माँ कहानी की शुरुआत में सड़क पर मिली थी। तभी ट्रक ड्राइवर उन्हें आवाज देता है। उसकी आवाज सुनते ही घर के सभी लोग बाहर चले जाते हैं। मौका मिलते ही एरिन अंदर घुसती है, बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी सच्चाई सामने आती है कि ट्रक ड्राइवर भी उसी खूंखार परिवार का साथी था, इसलिए वह एरिन को बचाने के बजाय दोबारा उसी नरक में वापस लेकर आया था। जैसे ही जवान औरत कमरे में लौटती है, उसे बच्चा गायब मिलता है। उधर पुलिस ऑफिसर ट्रक की तलाशी लेने लगता है, लेकिन एरिन उसे कहीं दिखाई नहीं देती। असल में वह चुपके से उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बैठ चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एरिन गाड़ी स्टार्ट करती है और पूरी रफ्तार से उसे टक्कर मार देती है। वह सड़क पर गिर पड़ता है, लेकिन एरिन यहीं नहीं रुकती। वह गाड़ी रिवर्स करती है और दोबारा उसके ऊपर चढ़ा देती है। इसके बाद तीसरी बार भी उसे कुचल देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब एरिन बच्चे को लेकर वहां से निकल पड़ती है, लेकिन आखिरी बार लेदरफेस एक हाथ में चेन सॉ लिए उसके सामने आ जाता है। हालांकि अब उसका एक हाथ कट चुका था, इसलिए वह एरिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आखिरकार एरिन उस बच्चे के साथ वहां से सुरक्षित निकल जाती है। पीछे खड़ा लेदरफेस गुस्से और बेबसी से उसे दूर जाते हुए देखता रह जाता है। इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है।